दोस्तों, पुलिस वालों के बारे में हमारी धारणा यही बनी हुई है कि वो करप्ट होते हैं और जनता को परेशान करने के मौके ढूंढते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पुलिस वाले भी हैं जो इस वर्दी की कीमत जानते हैं और अपनी कर्तव्य से पीछे नहीं हटते हैं। आज एक ऐसे ही असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की कहानी हमें मिली है, जिसने 9 साल तक एक किडनैप लड़की की खोज की और फाइनली उसकी मेहनत रंग लाई। क्या है ये कहानी और कैसे पुलिस वाला बना पूरे सिस्टम के लिए मिसाल, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिस पुलिस वाले की हम बात कर रहे हैं वो थे मुंबई पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रहे राजेंद्र ढोंडू भोंसलेल। 28 फरवरी 1915 के दिन वो रिटायर हो रहे थे, लेकिन एक केस उन्हें खाए जा रहा था। ये था 2013 में गायब हुई एक 7 साल की लड़की पूजा का केस। राजेंद्र मिसिंग ब्यूरो के इंचार्ज थे और अपने करियर में उन्होंने 339 केसेस सॉल्व किए थे, लेकिन ये केस अभी भी उनसे सॉल्व नहीं हो पाया था। फाइल्स में पूजा को गर्ल नंबर 166 बुलाया जाता था और अपनी सर्विस के आखिरी दिन भी वो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे थे, रिटायरमेंट के बाद भी। लेकिन उन्हें पूजा का चेहरा बार बार याद आता था, इसलिए वो कभी कभी पूजा के पिता और उसके अंकल के साथ उसे ढूंढने निकल जाया करते थे और लगातार सबूत की तलाश में होते थे। जब वो भी न्यूज में कोई ऐसी खबर देखते जिसमें लड़कियों को रेस्क्यू किया गया है तो वो तुरंत पुलिस को फोन करके पूजा के बारे में पूछते थे और उन्हें उसकी फोटोज और डिटेल्स भी भेज देते थे। न्यूज चाहे किसी भी स्टेट की हो, अगर राजेंद्र ने वो देखी है तो वो फोन जरूर किया करते थे। कुछ लोग तो राजेंद्र को पागल तक कहने लगे थे और वो सोचते थे कि आखिर इस लड़की को ढूंढने में ये इतनी मेहनत क्यों कर रहा है। पर इसके पीछे भी एक कहानी थी। 1980 के दशक में जब वो सिर्फ 23 साल के थे तब उनकी बहन को उनके ससुराल वालों ने दहेज के लिए टॉर्चर करके मार दिया था। तभी से राजेंद्र ने सोच लिया था कि वो जितने लोगों की मदद कर सकते हैं जरूर करेंगे। वो अपने वॉलेट में भी 2 ही तस्वीरें रखते थे, एक अपनी बहन की और एक पूजा की। कुछ वक्त बाद तो पूजा की फैमिली भी सारी उम्मीद खो चुकी थी और उसके पिता बेटी के जाने के दुख में शराबी हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद भी वो हर 2-3 महीने बाद रात्रगिरी में मुंबई आकर पूजा के घर वालों से बात किया करते थे। पर आखिर पूजा के साथ हुआ क्या था? दरअसल 22 जनवरी 2013 के दिन 7 साल की पूजा और उसका 10 साल का भाई स्कूल जा रहे थे। तभी पूजा ने भाई से चॉकलेट की जिद की और जब भाई ने पैसे नहीं दिए तो गुस्सा होकर वो स्कूल की एंट्रेंस से ही बाहर चली गई। इस सब को होते हुए जोसेफ डिसूजा ने देखा था। 50 साल के जोसेफ और उनकी 37 साल की पत्नी सोनी बहुत समय से एक बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन सोनी की गोद अभी भी सूनी थी। तब जोसेफ ने उस दिन पूजा को आइसक्रीम का लालच देकर जुहू गली के स्लम एरियाज में किडनैप कर लिया। इसके बाद पूजा के परिवार ने उसे हर तरफ ढूंढा और जब वो नहीं मिली तो वो पुलिस थाने पहुंचे जहां पर राजेंद्र पोस्टेड थे। सबसे पहले तो राजेंद्र ने उसके रिश्तेदारों से पूछा, लेकिन जब यहाँ से कुछ नहीं पता चला तो वो शहर में घूमने लगे। राजेंद्र की डेडिकेशन का लेवल ये था कि वो कभी पेट्रोलिंग जीप में नहीं जाते थे बल्कि पैदल उसे ढूंढा करते थे और कई बार तो उन्हें 6-6 घंटे पैदल भी चलना पड़ता था। राजेंद्र के पास खबरियों का भी एक नेटवर्क था जिसमें मोची, बेकरी वाले, बड़ा पाव वाले और सैलून ओनर्स तक शामिल थे। इसी बीच पूजा की फैमिली ने भी उसके मिसिंग पोस्टर्स लगाना शुरू कर दिए, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि इसे वो बहुत वक्त कर पाते। तब भोंसले ने खुद अपनी जेब से पैसा खर्च करके पूजा के बड़े बड़े कलर्ड पोस्टर्स बनवाए और उस समय न्यूज में भी ये मामला काफी उछला था। भोंसले कभी पूजा की खोज के लिए किसी जूनियर को नहीं भेजते थे बल्कि खुद हर जगह जाते थे। अगले 2 सालों में उन्होंने शहर के हर शवगृह, अबैंडन्ड बच्चों के सेंटर्स और यहाँ तक कि वो जगहें भी खोज डाली जहां पर से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के सबसे ज्यादा मामले सामने आते थे। पूजा की वजह से एक 4 साल की बच्ची का भी केस सॉल्व हो गया, लेकिन पूजा की फाइल अब 200 पेजेस की हो चुकी थी और उसका कुछ अता पता नहीं था। इन 2 सालों में जोसेफ और सोनी पूजा को सबसे पहले कुछ दिनों के लिए हाजी मंगल दरगाह ले गए थे, जो कि एक पहाड़ी पर था और वहां पर उन्होंने उसे धमकाया कि वो अपना मुंह ना खोले। इसके बाद वो उसे अपने रिश्तेदारों के घर गोवा ले गए, जहां वो अगले 3 से 4 महीने तक रहे। इसके बाद वो विरार गए और वहां भी उन्होंने 2 महीने बिताए। इसके बाद वो पूजा को वापस मुंबई के गिलबर्ट हिल ले गए। ये जगह यूं तो पूजा के असली घर से सिर्फ आधा किलोमीटर ही दूर थी, लेकिन किसी को भी खबर नहीं थी कि पूजा यहाँ है। जोसेफ ने जब इलाके में पूजा के पोस्टर्स देखे तो वो उसे वहाँ से कर्नाटक में अपने होम टाउन रायचूर ले गए, जहाँ पर उसका एडमिशन एक हॉस्टल स्कूल में करवा दिया गया और यहाँ पर जोसेफ ने पूजा का नाम बदलकर स्कूल में एनी लिखवा दिया। लेकिन फिर कुदरत ने अजीब सा खेल किया और 2016 में जोसेफ और सोनी को भी एक बेटी हो गई। धीरे धीरे अब दोनों बच्चों का खर्च संभालना इस कपल के लिए मुश्किल हो गया था, इसलिए 2019 में वो पूजा को वापस मुंबई ले आए। इस समय पूजा की उम्र 13 साल थी और जोसेफ को उम्मीद थी कि अब उसे पोस्टर्स में देखकर भी शायद कोई नहीं पहचान पाएगा। मुंबई आने
जाने के बाद उन्होंने पूजा को एक बेबी सिटर के रूप में काम दिलवाना शुरू कर दिया। पर इसके बावजूद भी वो लोग उसकी जिंदगी को काफी कंट्रोल कर रहे थे। उसे किसी से मिलने नहीं देते थे। जिस भी घर में वो जाती थी वहाँ से उसे खुद पिकअप करने जाते थे ताकि रास्ते में वो किसी से बात ना करे। इसी बीच में उन्होंने पूजा को टॉर्चर भी करना शुरू कर दिया था और कोई भी बात ना मानने पर सोनी उसे बेल्ट से मारती थी और जोसेफ भी उसे बहुत गालियां दिया करता था। लेकिन क्योंकि वो इन लोगों से इतना डरी हुई थी तो उसने कभी भागने की हिम्मत भी नहीं की। इसके करीब बाद जुलाई 2022 में पूजा जहां काम करती थी वहां एक डोमेस्टिक हेल्प भी काम करती थी और दोनों के बीच के थोड़ी बहुत बातचीत होने लगी थी। इसी बीच एक दिन पूजा ने उसे बता दिया कि वो एनी नहीं है और जोसेफ कहता है कि उसे कहीं से उठाकर लाया है, क्योंकि पूजा उस समय पर भी एक बच्ची ही थी और बहुत समय से इस कपल के साथ ही रह रही थी, इसलिए उसे सब कुछ याद नहीं था। लेकिन जो डोमेस्टिक हेल्प थी वो इंटरनेट चलाना जानती थी और उसने पूजा और 2013 में मिसिंग लड़कियों के बारे में गूगल करना शुरू किया तो उसे इंटरनेट पर पूजा के कई पोस्टर्स मिल गए। उसने तुरंत ही पोस्टर्स पर दिए नंबर्स पर फोन करना शुरू कर दिया। इस समय 5 में से सिर्फ एक ही नंबर एक्टिवेट था और वो भी पूजा के पड़ोसी रफीक शेख का, जिसने पहले तो उसकी बात पर यकीन नहीं किया। लेकिन जब एक वीडियो कॉल के जरिए रफीक और पूजा की बात करवाई गई तो रफीक ने स्क्रीनशॉट लेकर पूजा की मां को दिखाया और वो तुरंत अपनी बेटी को पहचान गई। इसके बाद परिवार वालों ने तुरंत पूजा के बारे में पुलिस को जाकर बता दिया। पुलिस से पूजा की बात हुई और उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया। पूजा को कहा गया था कि वो रात 8 बजे जोसेफ और सोनी की बेटी को लेकर घर से बाहर आ जाए। उसने वैसा ही किया और जैसे ही वो बाहर निकले तुरंत एक पुलिस की गाड़ी वहां आ गई और दोनों को सेफ जगह पर बिठाकर वो लोग घर के अंदर ले गए। जोसेफ को तुरंत ही अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उसकी पत्नी को तब तक के लिए घर में ही रहना अलाउ किया गया जब तक उसकी बेटी के लिए कोई दूसरा केयर टेकर नहीं मिल जाता। उस ऑपरेशन के बारे में भोंसले को खबर नहीं थी और तभी एक पुलिस वाले ने उन्हें फोन करके बताया। ये सुनकर भी उन्हें यकीन नहीं हुआ और उन्होंने पुलिस के एक सीनियर अधिकारी को फोन करके पूछा कि क्या ये सच है। इसके बाद जब वहां से भी कंफर्म आ गया तो भोसले ने पूजा की मां से फोन पर बात की और दोनों की ही खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये तो एक पूजा की कहानी है, लेकिन बचपन बचाओ आंदोलन ने बहुत ही शॉकिंग आंकड़ा दुनिया के सामने रख दिया था जब बताया गया कि भारत में हर साल लगभग 96,000 बच्चे यूं ही गायब हो जाते हैं, जिसमें से आधे बच्चे कभी दोबारा मिलते ही नहीं। इन बच्चों से फिर भीख मंगवाई जाती है। उन्हें गल्फ कंट्रीज में सर्वेंट्स की तरह रखा जाता है। कई केसेस में तो इन बच्चों के ऑर्गन्स तक निकाल दिए जाते हैं। यूं तो पूजा का मिल जाना आप एक चमत्कार कहेंगे, लेकिन इस चमत्कार के पीछे राजेंद्र भोंसले की मेहनत भी थी। अगर वो इतने वक्त इस केस पर ना लगे रहे होते तो शायद लोग पूजा को भूल जाते और आखिरकार पूजा का पता तभी चला जब उस मेड ने इंटरनेट पर पूजा के पोस्टर्स देखे और न्यूज रिपोर्ट्स पढ़ी। इससे हमें ये भी पता चलता है कि लोग अच्छे या बुरे होते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं। और पुलिस के ऊपर दोबारा भरोसा कायम करने में भी ये कहानी समाज की काफी मदद करती है। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें।